आया हुआ था ना, तो इसकी वजह से मैं गैलरी में। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ नहीं दिख अभी रही। मैंने अभी नहीं। क्लिक कर दिया है, मेरे ख्याल से आधा मिनट 1 मिनट लगेगा। स्टार्ट स्टार्ट। नमस्ते। हिंदी राइटर्स गिल्ड की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, शनिवार की इस खूबसूरत सुबह में आज हम लेकर आए हैं यादों का एक बहुत सुंदर काफिला। एक यात्रा जो मन के भीतर चलती है, मन के भीतर उन कोनों को छूती है, उन कोनों को उजागर करती है जिनमें बसी रहती हैं हमारी अनेक स्मृतियां, अनेक लोग, अनेक स्थान, जैसे मानो हम उन जगहों से कभी आगे बढ़े ही नहीं। भौतिक रूप से हमारा शरीर यात्राओं में जाने कहां कहां पहुंच जाता है, लेकिन मन के भीतर वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे स्थान, पेड़ पौधे और वो दृश्य, अनुभूतियां उसी तरह से सजीव रहती हैं जैसे कि वो अभी भी उतनी ही जीवंत हो जैसे कि वो घटी थी। ऐसी ही स्मृतियों को लेकर बनते हैं संस्मरण। सम स्मरण यानी सम्यक स्मरण। इन संस्मरणों की विधा का प्रारंभ बहुत पहले से बताया जाता है, और सही कहूं तो मुझे तो लगता है कि जैसे रामचरितमानस में शंकर जी ने बैठकर जब पार्वती जी को काकभूषुंड जी की कथा सुनाई थी और उनके स्थान के बारे में बताया था, वहां से प्रारंभ लगता है मुझे संस्मरण का। लेकिन आधुनिक युग में गद्य विधाओं के माध्यम से जब संस्मरणों का प्रारंभ हुआ, तो वह प्रारंभ बहुत देर में बाल मुकुंद गुप्त जी के माध्यम से हुआ। और अंग्रेजी में ये विधा जूलियस सीजर के समय से बताई जाती है, जब उसने गैलिक वॉर्स के बारे में लिखा था, यानी 43 से 49 बीसी पूर्व। तो पहले लिखे जाते थे युद्ध की कथाएं, युद्ध के संस्मरण और राजाओं की कहानियां। लेकिन 1990 के बाद, और उससे थोड़ा सा कुछ पहले भी कहे तो, अंग्रेजी के गद्य विधाओं में आम जीवन जैसे कि फूट कर निकला। और अब तो जो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ गई है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपने संस्मरणों को लिखना प्रारंभ किया। अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों के माध्यम से उन्होंने एक पूरी संस्कृति और हेरिटेज जिसे कहा जाता है, सभ्यता, उसको जीवित रख के अगली पीढ़ी को देने की जिम्मेदारी निभाई। कैसे पता चलेगा कि मेरी दादी कैसी थी, मेरे पिता कैसे थे, मेरे परबाबा कैसे थे, मेरा परिवार कैसा था? बदलते हुए संस्कृति और परिवार के संदर्भों में ये संस्मरण और भी अधिक आवश्यक हो गए। लेकिन जैसे महादेवी जी ने बहुत सारे संस्मरण लिखे, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही, और उन सब के बीच में उन्होंने ये बात कही कि केवल संस्मरण केवल भावनात्मक आवेग नहीं है, वो एक पूरी उस समय की संस्कृति का परिवक्ता बताने वाला, परिदृश्य को प्रस्तुत करने वाला भी है। तो आज हम आपके सामने 4 ऐसे ही लोगों को लेकर आए हैं जो इन कार्यों को बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। प्रवासी लेखकों के पास संस्मरणों की अथाह, कहना चाहिए, अकूत धरोहर होती है। वो अपने देश से, अपने घर परिवार से जिन यादों को लेकर आते हैं, उसमें ही नए परिवेश की यादों को मिलाते हुए अपने देश वालों के सामने भी उसे रखते हैं। एक बहुत सुंदर संवेदनात्मक भाषा में अपने परिवेश को, अपने परिवार के लोगों को प्रस्तुत करने की अपूर्व विधा में माहिर 3 प्रवासी लेखिकाएं, आदरणीय दीप्ति अचला कुमार जी जो यहाँ की बहुत वरिष्ठ लेखिका है, वो आदरणीय इंदिरा वर्मा जी जो कि यहाँ पर कविताएं, संस्मरण, कहानियां लिख रही हैं, और आज की संचालिका श्रीमती आशा बर्मन जी जो कि कविता, कहानी, लेख और अनुवाद, नाटक सभी में पारंगत है, वे आपके सामने हैं। और हमारे साथ है एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति, डॉक्टर रेखा उप्रेती, जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और संस्मरण और यात्रा साहित्य पर शोध कार्य भी कर चुकी हैं।
वे बहुत सुंदर झरने जैसी भाषा में, अपनी सहज संवेदनात्मक भाषा में लिखती हैं, खुद भी लिखती हैं और शोध कार्य भी करती हैं। तो एक समालोचक का लेखक होना और लेखक का समालोचक होना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम सबके भीतर स्मृतियों के साथ साथ एक आलोचक भी जीवित रहता है। तो आज की इस आत्मीय बातचीत को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इस आशा से कि आप भी अपनी स्मृतियों की यात्रा पर चलेंगे और इनकी स्मृतियों और इनकी संस्मरणों से यहाँ के और उनके भीतर के जीवन को देख सकेंगे। मैं आज के कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती आशा बर्मन जी को आमंत्रित करूंगी। आशा बर्मन जी टोरंटो में लगभग 50 वर्षों से हिंदी के अनेक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। हिंदी साहित्य सभा और हिंदी राइटर्स गिल्ड में वे बेहद सक्रिय रही हैं। वे कहानी के साथ साथ कविताएं भी लिखती रही हैं। कविताओं पर उनका विशेष अधिकार है और जीवन की बहुत सारी भावनाओं, घटनाओं को सहज रूप से, सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने में पारंगत हैं। उनके काव्य संग्रह कहीं अनकहीं में आप जीवन के अनेक पक्षों को देख सकेंगे और उनके संस्मरणों के माध्यम से उनके भीतर के जीवन को भी देख सकेंगे। नाटक और लेख आदि लिखने में और बंगला से हिंदी और हिंदी से बंगला के अनुवाद कार्य में जुटी हुई आशा बर्मन जी अपने स्नेह मृदुल भाषा में आप लोगों का साथ निभाएंगी और सब लोगों का परिचय कराएंगी। ये संक्षिप्त परिचय देकर मैं आप सबके बीच से हट रही हूँ और आशा बर्मन जी को मंच सौंप रही हूँ। आशा दी, आप आइए और इस आत्मीय बातचीत में स्मृतियों की इस पोटली को लेकर यात्रा पर आगे निकलिए। स्वागत आशा दी। मित्रों नमस्कार। फेसबुक पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं को और आज के उपस्थित सभी वक्ताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार और सबका इस कार्यक्रम में स्वागत। मैं धन्यवाद देती हूँ हिंदी राइटर्स गिल्ड को जो इस प्रकार के आत्मीय कार्यक्रम में, जिसमें हम अपने मन की बात कह सके और रचनाकार देश विदेश से बड़ी ही आसानी से जुड़ जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक तरह का संपर्क सूत्र विश्व के सभी रचनाकारों में जो स्थापित होता है, ये वह अतुलनीय है। तो आज हिंदी राइटर्स गिल्ड साहित्य की कई विधाओं को लेकर इस प्रकार की आत्मीय बातचीत करता रहा है और एक संपर्क सूत्र विश्व के सभी रचनाकारों में जो स्थापित होता है, ये वह अतुलनीय है। तो आज हिंदी राइटर्स गिल्ड साहित्य की कई विधाओं को लेकर इस प्रकार की आत्मीय बातचीत करता रहा है और एक खास संपर्क सूत्र विश्व के सभी रचनाकारों में जो स्थापित। आवाज इको हो रही है। मनु, कोई समस्या है? आवाज इको हो रही है। आप चलिएगा आशा दी, हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो आज की साहित्यिक विधा है संस्मरण तथा यात्रा साहित्य। आज की बातचीत में जैसा कि आपने सुना, कनाडा के 3 रचनाकार हैं और साथ में भारतवर्ष से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रेखा उप्रेती। सभी की रचनाएं आप सुनेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष में कई वर्षों से बहुत सारे रचनाकारों ने बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण लिखे हैं, जिनमें कुछ नाम मैं बताना चाहूंगी। राहुल सांस्कृत्यायन जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, विष्णुकांत शास्त्री, और बहुत सुंदर संस्मरण लिखे हैं महादेवी वर्मा जी ने और हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पूरे जीवन का संस्मरण 4 पुस्तकों में एकत्रित किया है। उनके संस्मरण के नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। अब मैं आज के रचनाकारों की रचनाओं से आपका परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती इंदिरा वर्मा जी को। इंदिरा वर्मा जी का जन्म
पलवल भारत में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा प्राप्त की आगरा विश्वविद्यालय से। छठे दशक में वे कनाडा आ गई और यहाँ पर भी अध्यापन का कार्य किया और इसके पश्चात कई वर्षों तक यहाँ की ओंटारियो गवर्नमेंट के साथ एक कंसल्टेंट के रूप में, सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। अवकाश प्राप्त करने के पश्चात इनकी लेखनी सजग हो गई, क्रियाशील हो गई और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और कई संस्मरण भी लिखे। इनकी संगीत में भी रुचि है और इन्होंने एक उपहार नाम से गानों की सीडी भी बनाई है और इनकी रचनाएं साहित्य कुछ भी बराबर प्रकाशित होती रही हैं और हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड में ये सक्रिय रूप से हमेशा से भाग ले रही हैं। तो आइए इंदिरा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आशा जी और सब उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा जी आपके उदार परिचय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा बहुत लिखती ज़रूर हूँ और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो आप लोगों के सहयोग से मिलता है। सबको देख करके मुझे भी उत्साह मिलता है कि मैं भी लिखूं और ऐसा ही हुआ मेरे साथ कुछ समय पहले। तो धीरे धीरे करके लिखना शुरू किया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि आप सबके साथ में हूँ और अपना थोड़ा बहुत काम जो कि मैंने एक आत्मसंस्मरण के रूप में जो लिखा है वो आप सबके साथ साझा कर सकूं। संस्मरण जो विधा है वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी छोटे विचार हैं, वो मैं सहज रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकती हूँ और बहुत कुछ छूट भी जाता है, सब चीज को समेटना मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी प्रयास करती रहती हूँ। तो ये जो संस्मरण मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी वो मेरे लिए थोड़ा कठिन हुआ, इसलिए कि जिन महानुभाव के बारे में के विषय में मैंने ये संस्मरण लिखा वो इतना उनका विस्तृत प्रभाव था साहित्य में, जीवन में, हर तरह से कि उसको समेटना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हुआ, मगर मैंने प्रयास किया है जो आपके सामने रखूंगी और ये मेरा प्रयास कितना सफल हुआ इसका निर्णय आप लोग करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ मेरे बाबूजी। तो सोचते हुए बहुत समय हो गया कि बाबूजी के जीवन के विषय में कुछ लिखूं, परंतु कहाँ से आरंभ करूं और क्या क्या बताऊं उनके बारे में, ये समझ ही नहीं पा रही थी। अनेक महान आत्माओं की कथाएं लिखी गई हैं, वह हम सभी उनसे कुछ न कुछ सीखते भी हैं, परंतु वे आत्माएं हमारे निजी जीवन से दूर होती हैं, हम उन्हें दूसरी दृष्टि से ही देखते हैं। मेरे बाबूजी, मेरे ससुर तो मेरे विवाह के बाद पास ही रहे। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य रहा, शब्दों में बताना कठिन है और लिखना तो और भी कठिन, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरे बाबूजी, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर मुकुंद स्वरूप वर्मा, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1923 से लखनऊ से मेडिकल पास करके ज्वाइन किया, जहां वे महामना मदन मोहन मालवीय जी के सानिध्य में व उनके बाद उनके पुत्र गोविंद मालवीय के साथ रहे और कई वर्ष तक काम करते रहे। मालवीय जी की सलाह से बाबूजी ने वहां आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की। साथ ही उन्होंने बनारस नगर में अपना काम सर्जरी का भी आरंभ किया। कहा जाता है कि व्यस्त लोगों के पास बहुत काम आता है, कदाचित इस कारण से वे सब काम कुशलता से कर लेते हैं। मेरे बाबूजी भी उन्हीं में से एक थे, कर्मठ। बनारस विश्वविद्यालय में वे पढ़ाते तो थे ही, साथ साथ लेखन का काम भी करते थे। भारत में सुबह 4 बजे उठकर लिखने का काम आरंभ कर देते थे, उसके बाद अपना क्लिनिक जाते थे। अभी कुछ वर्ष पहले तक उनकी कई पुस्तकें भारत में उपलब्ध थीं।
हिंदी पाठकों की सुविधा के लिए उन्होंने कई अंग्रेजी मेडिकल पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें से ग्रेज एनाटमी भी सम्मिलित है, जो कि निश्चय ही बहुत बड़ा काम है। बनारस विश्वविद्यालय की सेवा में वे निरंतर रहे तथा आयुर्वेद की शिक्षा प्रणाली में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अवकाश प्राप्त करने के पश्चात वे दिल्ली के सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट में सदस्य नियुक्त किए गए, जहां उन्होंने हिंदी भाषा को जन उपयोगी बनाने का काम किया। हिंदी में उनके काम के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया था। बाबूजी श्री रामचरितमानस के प्रेमी थे। बहुत से प्रसंग उन्हें कंठस्थ थे और जब वे उनके प्रिय भागों में के विषय में बोलते थे तो जैसे सरस्वती का आगमन हो जाता। धारा प्रवाह बोलते हुए प्रेम मग्न हो जाते, वह अश्रुधार बह निकलती। बाबूजी थियोसॉफी से भी प्रभावित थे। आप सबको पता है, ये बनारस में थियोसॉफी का काफी प्रचलन था। रामचरितमानस के गहन अध्ययन का प्रभाव तथा थियोसॉफी का अद्भुत मिश्रण उनके व्यक्तित्व में मिलता था। धारा शांत, गंभीर, ज्ञान के भंडार, साथ ही परोपकारी और दयालु शिक्षक। यहाँ मैं बनारस, जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। ये नगर उत्तर प्रदेश भारत में गंगा नदी के तट पर स्थित है तथा अपने धार्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। गंगा जी की आरती व अनगिनत मंदिरों का पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ का काशी विश्वनाथ जी व हनुमान मंदिर देखने दूर दूर से भक्तजन आते हैं। यहाँ के अनेक घाट भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि काशी अर्थात बनारस में जिनकी मृत्यु होती है वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ व साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। सौभाग्य से मेरा विवाह बनारस में हुआ। वहाँ कुछ दिन रहकर वहाँ के जीवन का अनुभव तो हुआ ही, वहाँ के मंदिर, मिठाइयाँ, साड़ियाँ भी देखने, खाने व पहनने को मिली। 1970 में बाबूजी कनाडा आ गए तथा हम सब साथ रहने लगे। भारत का जीवन छोड़कर यहाँ आना उनके लिए कठिन तो रहा होगा, परंतु उन्होंने हमें कभी इसका आभास नहीं होने दिया। हमारे साथ बराबर रहे, दुख में उत्साह बढ़ाया, सुख में हमारे साथ खुश हुए। डॉक्टर होने के कारण यहाँ आते ही उन्होंने सोचना आरंभ किया कि अब क्या करें। यहाँ अपने क्षेत्र में तो वे काम कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने रेड क्रॉस और पुस्तकालयों में जाना शुरू किया तथा कुछ कर पाने के अवसर खोजते रहे। प्रतिदिन वे रेड क्रॉस जाते व थोड़ा समय वहां व्यतीत करते। इस प्रकार उन्होंने वहां का सारा पुस्तकालय ठीक किया। वहां के कार्यकर्ता उन्हें जानने लगे, वह अनेक प्रकार की सलाह उनसे लेने लगे। बाबूजी का समय सकारात्मक ढंग से व्यतीत तो होता ही था, उनके मित्र भी बन गए जिनके साथ उनका संपर्क अंत तक बना रहा। 80 वर्ष की उम्र में बाबूजी ने पेंटिंग सीखी तथा परिवार के सभी सदस्यों के लिए अनेक चित्र बनाए, जो हम सबके घरों में हैं अभी भी तथा उनकी याद दिलाते हैं। चित्रकारी में उनकी रुचि देखते ही बनती थी। छोटे बच्चे को मानो नया खिलौना मिल गया। कैनवस, रंग तथा अनेक साधन जुटाए वह अपना समय व्यतीत करने का सुगम साधन ढूंढ लिया। भगवत गीता का एक सरल अनुवाद अंग्रेजी में एक मित्र के साथ मिलकर किया उन्होंने, हिंदी न जानने वाले बच्चों के लिए। मानस मंदता अर्थात मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर हिंदी में एक पुस्तक लिखी, क्योंकि उस समय मैं एक ऐसी संस्था में काम करती थी और उन्हें लगता था कि ये क्षेत्र ऐसा है जिसके विषय में बहुत कम ज्ञान है और भारत में तो और भी कम। बाबूजी के साथ लंबे समय तक रहने के कारण हम सभी परिवारजन एवं मित्र संबंधी सभी पर उनकी गहरी छाप पड़ी। उनके प्रभावशाली जीवन से हम सभी ने सीखने का प्रयत्न किया, पर उनकी शिक्षा व सीख किसी न किसी रूप में याद करने का रखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, हमारा सारा परिवार उनके कारण एक सकारात्मक महापुरुष के साथ लंबे समय का भागीदार रहा। परिवार के बच्चे व बड़े उनकी अमूल्य बातें, कहानियां भी अभी तक चर्चा करते हैं। बाबूजी पठन पाठन में तो निपुण थे ही, इसी कारण वे प्रत्येक माह एक पुस्तक बच्चों के लिए मंगाते थे। उनका कहना था कि तुरंत बच्चे पढ़ें या न पढ़ें, घर में पुस्तकें होंगी तो कभी न कभी पढ़ेंगे, सीखेंगे तथा पुस्तक प्रेम आगे बढ़ाएंगे।
बाबूजी की अनेक पुस्तकों को उचित स्थान देने के लिए हमने अपने घर में एक कमरा बनाया, जहां परिवार के सदस्य बहुधा बैठते थे। यदा कदा यहाँ रामचरितमानस का पाठ, पूजा आदि भी होती थी। अपने सरल व्यक्तित्व तथा सकारात्मक विचारों ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। बाबूजी अपने अंत समय तक अधिकतर अच्छे स्वास्थ्यपूर्ण रहे। बस बोलना व खाना कम कर दिया, मानो सक्रिय जीवन से मोह छोड़ रहे हों। उन दिनों वही प्रिय मित्र आए जिनके साथ उन्होंने गीता का अनुवाद किया था। उनके कहने पर रामचरितमानस के किसी प्रसंग को बाबूजी सुनाने लगे, और इसी घटना के साथ साथ जैसे उन्होंने इस भौतिक संसार से नाता तोड़ लिया। उसके थोड़े समय बाद ही मेरे पति की गोद में अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली तथा सदा के लिए इस संसार से विदा ले ली। बाबूजी कहते थे कि उन्हें निर्वाण नहीं चाहिए, वरन वे चाहते हैं कि वे बार बार संसार में जन्म लें, जिससे उन्हें मानव जाति की सेवा का अवसर मिलता रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी ये इच्छा पूर्ण हो। धन्यवाद। इंदिरा जी, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर ये संस्मरण हम लोग को सुनाया। आपके बाबूजी कितने कर्मठ व्यक्ति थे, उनका तो चित्रण होना ही चाहिए था, ताकि सब लोग आपकी तरह हम भी उनके प्रति श्रद्धा से नमन कर सकें। बहुत अच्छा लगा। और आपकी भाषा में कितनी सरलता, कितनी सहजता, मर्म स्पर्शी संस्मरण। अब मैं रेखा जी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप इस संबंध में अपना कोई मंतव्य देना चाहें। जी, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शैलजा दी को, हिंदी राइटर्स गिल्ड को और उसकी सभी सहयोगी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके कारण, जिनके आमंत्रण पर मुझे आप सबके बीच आज ये मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है। इंदिरा जी के संस्मरण पर तो बात करूंगी, पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो आप सभी के लिए है। जितने भी प्रवासी भारतीय लेखक और लेखिकाएं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका जो योगदान है हिंदी को लेकर, हम जो भारत में बैठकर हिंदी के लिए या हिंदी में काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि गंगा हमारे आसपास बह रही है। लेकिन जो आप हजारों मील दूर बैठकर अलग अलग देशों में जो प्रवासी भारतीय हैं, जिन्होंने हिंदी की अलख जगाई है, तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़ा एक भागीरथ प्रयास है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो एक तरह से हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा देने के लिए, या हिंदी का जो परचम लहराया है प्रवासी भारतीयों ने अपने लेखन के माध्यम से, तो सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं आप सबको दिल से नमन करती हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो भी प्रवासी भारतीय लिख रहे हैं, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें कई बार लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये कितनी लगन, कितनी ऊर्जा, कितनी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से जो आप लोग लगे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी प्रेरणा है। इंदिरा जी का संस्मरण अभी जैसा कि हमने सुना, और जो उन्होंने संबोधन दिया है मेरे बाबूजी, वो उन्होंने बताया कि वो उनके ससुर थे, तो इस संबोधन में ही जो एक उत्कट आत्मीयता है, जो एक अपनापन है, ये संबोधन आप उसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी बहुत ही गहरी आत्मीयता है। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो आत्मीयता का तत्व है, यही संस्मरण की एक तरह से प्राणवायु है, जिसके बिना आप संस्मरण नहीं रख सकते। आप किसी व्यक्ति की जीवनी लिख सकते हैं, उसका रेखा चित्र खींच सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन संस्मरण जब हम लिखते हैं तो वो एक आत्मीयता, जो हृदय स्पर्शी मर्मस्पर्शी आत्मीयता है, वो जो उसका मूल तत्व है, वो अभी हम जब इंदिरा जी को सुन रहे थे तो वो मुखर होकर हमारे सामने आई। और जिस तरह से एक सधी हुई भाषा में उन्होंने बाबूजी के, अपने बाबूजी के पूरे बहुआयामी व्यक्तित्व को खोला, उसकी इतनी सारी परतें, उनकी रचनाशीलता, उनकी कर्मठता, और उनकी जो एक सकारात्मक सोच से उन्होंने हमारा परिचय कराया, तो वो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और जिस तरह से वो बता रही थी कि भारत में इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद, इतने बड़े पुरस्कार मिलने के बाद जब वो कनाडा गए, उस उम्र में, जबकि व्यक्ति सोचता है कि अब एक नई जगह पर वो कैसे उस परिवेश में अपने को ढाले, वो या तो अपने अतीत को ही याद करता है, या फिर वो एक अवसाद की स्थिति में होता है,
उन्होंने जिस तरह से अपने को जोड़ा उस नए परिवेश से, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो पुस्तकालय में जाकर उन्होंने पुस्तकों को ठीक करने का कार्य किया, या बच्चों की तरह वो उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में एक नई कला सीखने में अपना, तो ये बहुत हम सबके लिए ही सचमुच बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत है। इंदिरा जी, मैं बिल्कुल नमन करती हूँ आपको भी और आपके बाबूजी को भी। बहुत सुंदर संस्मरण। धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। और हम लोग विदेश में जो लिखते हैं, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग भारत में रहकर हम लोगों की रचना की प्रशंसा करें, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, कहना चाहिए। हम लोग तो अपने देश से, अपनी भाषा से बहुत ही प्यार करते हैं और कोशिश करते रहते हैं अपने हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरी वरिष्ठ लेखिका से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। श्रीमती अचला दीप्ति कुमार, ये हम सबकी बहुत प्रिय लेखिका हैं। ये कविता भी लिखती हैं, कहानी तो नहीं, मैंने संस्मरण, बहुत ही सुंदर संस्मरण जिसका परिचय अभी आपको मिलेगा। और इन्होंने, ये इलाहाबाद से है और इन्होंने वहीं से इतिहास में मास्टर्स किया और वहां पे अध्यापन भी किया। उसके बाद 6 दशक में वो कनाडा आ गई। एक लंबे समय तक उन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की गोष्ठियां होती थी, जो लोग हिंदी प्रेमी थे, और तब इन्होंने अपना लेखन आरंभ किया। और इन्होंने बहुत ही सुंदर आत्मीय भाव से कविताएं लिखी। और इनकी एक पुस्तक अनेक रंग के नाम से प्रकाशित हुई कुछ वर्ष पहले। उसमें कविताओं के साथ साथ इन्होंने संस्मरण लिखे हैं और इन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन किया। लगभग 30 वर्षों तक कनाडा में छोटे बच्चों को पढ़ाया और अपने छात्रों को इतनी निकटता से उन्होंने देखा। और इतने साल के अध्यापन में जैसे लगता है कि बच्चों से इतना उनको प्यार था, इतनी आत्मीयता थी कि वो मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, मैंने इतनी चीज उनको समझ हो गई। वो आपकी इनकी रचना पढ़ के आपको समझ में आएगा कि कितना ये बच्चों को प्यार करती थी और बच्चे भी इनको उतना ही सम्मान देते थे। तो आप इनकी रचनाएं अभी सुनेंगी। और ये जिस परिवार से हैं वो अपने आप में बहुत ही साहित्यिक परिवार था। इनके पिता श्री बाबूराम सक्सेना जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और साहित्यिक परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके ससुर जी थे धीरेन्द्र वर्मा जी। तो ऐसे परिवार में बड़े साहित्य लोग का आना जाना रहा। तो उनकी भाषा बचपन से ही बड़ी सुंदर, परिष्कृत, और काफी इन्होंने हिंदी का अध्ययन भी किया है। तो अब मैं प्रस्तुत करती हूँ श्रीमती अचला दीप्ति कुमार को उनकी रचना के साथ। आइए, स्वागत है अचला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस अवसर पर आकर अपने संस्मरण को पढ़ सकूं। उसके साथ ही साथ जो भी श्रोतागण या दर्शक जुटे हैं उनको भी मेरा बहुत आभार। मुझे पता है आज शनिवार है, सब लोग बहुत ही व्यस्त हैं। उन व्यस्त क्षणों में उन्होंने हम लोगों के लिए समय निकाला है, इसके लिए हमारा हार्दिक हार्दिक आभार। आशा ने मेरा जो परिचय दिया उसके बाद मुझे कुछ भी पढ़ने में संकोच हो रहा है, क्योंकि आशा स्नेह करती है, इसलिए शायद अतिशयोक्ति का प्रयोग किया हो, लेकिन मैं प्रयत्न तो अवश्य करूंगी। 2 शब्द मैं इनके इंदिरा जी के संस्मरण के बारे में कहना चाहती हूँ। मैं इनके बाबूजी को नहीं जानती थी, पूज्य बाबूजी को, लेकिन इन्होंने ऐसा उसका चित्रण किया है कि मुझे लगता है कि मैं उनको जानती, जैसे वे सामने खड़े हैं। और मुझे उनके लिए भी बहुत बहुत नमन, बहुत श्रद्धा है। सुना था मैंने उनके बारे में, पर संस्मरण में आपने उनके पूरे करियर के बारे में या उनके शौकों के बारे में जिस तरह इंदिरा जी बताया, वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा परिचय इस संस्मरण से पहले देना चाहती हूँ। हम लोग 60 की दशक में यहाँ आए थे, तो यहाँ आकर 2-4 साल तो सबकी तरह हम लोग
रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कतों को सुलझाने में ही लगे रहे, कुछ करने का समय नहीं मिला। जब पैर जमे, थोड़ा अस्तित्व आया जीवन में, तब सोचा कि करियर बनाया जाए। अपनी दिशा में, प्राचीन इतिहास में मुझे कोई संभावना नहीं दिखी, तो मैंने एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग करके छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। मुझे ये महसूस हुआ कि छोटे बच्चों को पढ़ाने में जो सुख है वो शायद बड़े बच्चों को पढ़ाने में मुझे नहीं मिल रहा था। और नन्हे बच्चे तो जैसे ग्रेड 1 से 8 तक के बच्चे तो आपके साथ सारा दिन रहते हैं। 9 बजे स्कूल में आते हैं, 4 बजे जाते हैं। समझिए कितना लंबा समय वो हम लोगों के साथ बिताते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने मेरे जीवन पर, मेरे मन पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। तो ऐसे कुछ संस्मरण मैंने लिखे हैं, और ये जो संस्मरण है ये ग्रेड 2 के बच्चे का है, और वो 5-6 साल का होगा और हमारी क्लास में था। बहुत ही संवेदनशील बच्चा था, और उसी के बारे में मैंने ये संस्मरण लिखा है। मुझे आप क्षमा करेंगे, कुछ कुछ शब्द मुझे अंग्रेजी के इस्तेमाल करने पड़े। उसका कारण ये कि स्कूली भाषा में उनका अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो कठिन भी है और शायद समझने में भी दिक्कत हो, तो इसके लिए आप मुझको क्षमा करेंगे, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये पसंद आए। इस संस्मरण का शीर्षक है एक याद। मार्च का आरंभ था, दूसरा सत्र समाप्त होने वाला था। इस कारण स्कूल में पढ़ाई का जोर बढ़ चला था। मार्च की छुट्टियों से पहले हम लोगों को बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। उसके लिए हम अध्यापकों को कई टेस्ट देने पड़ते हैं, जिनसे सारा स्कूल व्यस्त था। उस दिन कक्षा में पहुंचकर मैंने बच्चों को गणित का प्रश्न पत्र बांट दिया। जो भी सवाल उस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, बच्चे उनसे अच्छी तरह अवगत थे। कई के सप्ताहों से हम लोग उस पर काम कर रहे थे। प्रश्न पत्र से संबंधित जरूरी बातें समझाकर हमने निश्चिंतता की सांस ली और मेज पर रखा कागज पत्रों का ढेर अपने ओर खिसका लिया। पिछले सालों में चाहे पढ़ाई का स्तर कुछ बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, लेकिन कागजी लिखा पढ़ी या जवाबदेही का बोझ बहुत बढ़ गया है। उसके बहुत सी चीजें आती हैं, उन पे काम करने का समय नहीं मिलता। इतने दिनों में न जाने कितनी चीजें जमा हो गई थी, जिन पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल सका था। बच्चे 15 मिनट 20 मिनट तक तो एकाग्रचित्त होकर काम करेंगे ही, यह विश्वास मन में लेकर मैंने अपनी कागजों पर ध्यान देना शुरू किया। अभी मैंने पहला ही सूचना पत्र खोला था कि मॉम की कातर आवाज कानों में पड़ी और अपने आंचल पर हल्का सा खिंचाव भी महसूस हुआ। जब मैंने मुड़ कर देखा तो मेरी साड़ी का पल्ला पकड़े पॉल खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और होंठ कातरता से कांप रहे थे। घबराहट में उसको यह भी ध्यान न रहा कि वह मुझे क्या कहकर संबोधित कर रहा है। उसने कहा, मॉम, मुझे तो पहली ही पंक्ति के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, सॉरी, और मेरा पेट बड़ी जोर से दर्द कर रहा है। मैं एक भी सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ऑफिस में आप फोन कर दीजिए और प्रिंसिपल से कह के मुझे घर भिजवा दीजिए। मेरा पेट दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। पॉल मेरे क्लास के मेधावी छात्रों में नहीं है। कोई भी चीज समझने में उसको बहुत समय लगता है, और कितना भी समझ जाने के बाद भूलने में बिल्कुल समय नहीं। मेहनती बच्चा है, इसलिए दिन प्रतिदिन का काम वो किसी तरह निपटा लेता है, लेकिन अपनी ही जिम्मेदारी पे लंबा काम करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। पॉल के पेट दर्द की सूचना ने मुझे विचलित नहीं किया। मेरे पास कोई डॉक्टरी डिग्री नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ काम करने के कारण कुछ बीमारियों के मामले में मैं इलाज भी जानती हूँ और कारण भी जानती हूँ। तो कभी पेट दर्द है, कभी सर दर्द है, कभी चक्कर आना, इस सब के इलाज में अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए मैंने उसकी आंखें पोंछकर कहा, पॉल, अपना ये प्रश्न पत्र मुझे दे दो और तुम वॉशरूम में जाकर के मुंह धो डालो, थोड़ा पानी भी पी लेना, शायद कुछ आराम मिलेगा। तब तक मैं तुम्हारे घर जाने का इंतजाम करती हूँ। पॉल के प्रश्न पत्र पर जब मैंने दृष्टि डाली तो देखा कि उसने 2 ही प्रश्न किए हैं और दोनों ही गलत थे। प्रश्न पत्र की पहली पंक्ति जोड़ने की थी, जिसको हासिल देकर जोड़ना था, जिसे यहाँ पे बोरोइंग एंड कैरिंग कहते हैं। उसने हासिल ना दे करके ऊपर नीचे की 2 संख्याएं जोड़कर नीचे योगफल लिख दिया था, जैसे कि 497 और 877। तो उनका जोड़ होकर के हजारों में आ रहा था, क्योंकि उसने हासिल नहीं दिया था। इतनी ऊंची संख्या तक तो अभी हमारा क्लास पहुंचा भी न था। उसको देख के उसका घबरा जाना स्वाभाविक ही था।
कुछ ही देर में पाल वापस आकर खड़ा हो गया। अभी भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और होंठ कांप रहे थे। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मेरे पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपने ऑफिस में फोन किया? क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ? अपनी बाईं बांह से घेर कर मैंने उसे मेज के पीछे खड़ा कर लिया और कहा, तुम्हारी माँ को आने में तो भी कुछ समय लगेगा पा, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। तब तक तुम ये दोनों सवाल भी तो देखो। शायद पेट दर्द के कारण तुम्हें हासिल देकर जोड़ने की याद नहीं रही। आपने तो हम लोगों को बताया ही नहीं था कि हासिल देकर जोड़ना है, तो मैं कैसे करता? उसने कुछ शिकायत भरे स्वर में कहा। हाँ, ये गलती तो मेरी ही रही। चलो, तुम्हें इतनी परेशानी हुई, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा समय दूंगी। तुम जरा ये दोनों सवाल मेरे सामने कर तो डालो। मैंने रिसर्च के गलत जवाबों को मिटाते हुए कहा। हासिल देकर जोड़ना मुझे आता है, उसने मुझे चुनौती देते हुए कहा। मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। मेरी निकटता से आश्वस्त बाह के घेरे में बंधे बंधे उसने पहला सवाल किया। शुरू में थोड़े अनिश्चय के साथ, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया। जैसे नन्हा शिशु डगमगाते हुए एक कदम रखता है, फिर संभल कर दूसरा कदम रखता है, फिर आश्वस्त होकर चलता जाता है, उसी प्रकार पॉल ने दूसरा, तीसरा और फिर चौथा सवाल भी कर लिया। पॉल, तुम्हें तो सब कुछ याद है, मैंने उसका पर्चा देखते हुए कहा। ये तो कमाल की बात है। 2-3 सवाल और जोड़ने के हैं, फिर गिनती के हैं। वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। पॉल ने प्रश्न पत्र को अपने हाथ में लिया, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और उसके बाद कहा, धीरे से कहा, वो पेट दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो गया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ पॉल। क्यों ना तुम अपनी सीट पर जाकर अब यह प्रश्न कर डालो। मैं तो अपना काम निपटा लूं, जिससे मुझे परेशानी ना हो, मैंने सहज भाव से कहा। पॉल मेरे हाथ से अपना प्रश्न पत्र लेकर अपनी डेस्क की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी चाल में अनिश्चयता था। 2-4 कदम चलकर वह लौट आया, कहने लगा, क्यों ना मैं ये बाकी प्रश्न आपकी ही मेज पर कर लूं। आपकी मेज पर हमारे देश से ज्यादा जगह है। मेरी कागज पत्रों से लदी फंदी मेज पर उसके डेस्क से ज्यादा जगह है। ये सुनकर मुझे हंसी तो आई, पर मैंने अपने को नियंत्रित कर लिया। मैंने बाईं तरफ थोड़ी सी जगह करके उसको खड़ा कर दिया, अपनी बाह के घेरे में उसे कैद कर लिया और उसको काम करवाना शुरू कर दिया और अपना काम भी दाहिने हाथ से करने लगी। इस बीच उसने धीरे धीरे सारे सवाल कर लिए और उसे मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं मिली। रिसेस की छुट्टी होने तक उसने सारा काम खत्म कर लिया था। घंटी बजते ही उसने अपना प्रश्न पत्र मेज पर रख दिया और हॉल में चला गया। मैंने उसका प्रश्न पत्र उठाकर देखा। हासिल देने की क्रिया ठीक होने के बावजूद जोड़ में दोष होने के कारण उसके कई उत्तर गलत थे। मुश्किल से पास होने के अंक बनते थे। एक लंबी सी सांस लेकर मैंने उसका प्रश्न पत्र मेज पर रख दिया और बच्चों को बाहर भेजने के लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। खुद तैयार होते होते कोट की बाह में अपना हाथ डालते डालते उसने मेरी ओर एक दृष्टि डाली। उस दृष्टि में कृतज्ञता, भरोसा, स्नेह, विश्वास और श्रद्धा, न जाने कितने भाव गुंथे हुए थे। यह जानना मेरे लिए कठिन नहीं था। बाहर जाने से पहले पॉल मेरे पास आया। अपने नन्हे हाथों से उसने मेरा हाथ पकड़कर कुछ रखकर मुट्ठी बांध दी और जल्दी से बाहर चला गया। हाथ खोलकर देखा तो उसमें चॉकलेट चिप कुकी का आधा टुकड़ा था। द्रुत गति से बाहर जाती हुई और बच्चों में ओझल होती हुई पॉल की आकृति को देखकर मैंने मन में कहा, पॉल, शायद तुम इस जीवन में सफल व्यक्ति नहीं बन सकोगे। डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनकर तुम किसी ऊंचे पद पर शायद नहीं पहुंच सकोगे। ऑफिस की कोई कुर्सी तुमसे शायद सुशोभित नहीं होगी, लेकिन तुम सच्चे अर्थों में इंसान अवश्य बनोगे। रंग, परिधान, आवरण आदि तमाम व्यवधानों को चीरकर जिस प्रखर दृष्टि से तुम अकृत्रिम स्नेह को पहचान लेते हो और जिस सरलता से उसे अधिकार पूर्वक ग्रहण भी करते हो, वह तुम्हें जीवन भर सही रास्ते पर रखेगी। तुम्हारी दृष्टि की उसी विशेष क्षमता को शायद आज इस विश्व को जरूरत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। थैंक यू। अशला जी, आपके इस संस्मरण को जितने बार मैंने पढ़ा है, आंखें गीली हो गई है। बड़ा संवेदनशील, बड़ा सुंदर चित्रण और कितनी सुंदर, माने इसमें कितना अच्छा संबंध है
अध्यापिका का और बच्चे के साथ ये भी पता चलता है, और कितना आपने समझा है बच्चे के मन को, ये भी समझ में आता है, और तभी आप इतना अच्छा लिख पाई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई प्रतिक्रिया दे। रेखा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी ज़रूर। अर्चला दी अब मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना डूब गई, इतना तन्मय हो के मैंने सुना कि मुझे तो लगा कि जैसे मैं आपकी क्लास के कोने में बैठी हुई पूरा इस पॉल और उसकी शिक्षिका का कार्यकलाप देख रही हूँ। इतना जीवंत और इतना पूरा दृश्यात्मकता इस संस्मरण में थी, और इतने सारे आयाम आपने इस छोटी सी मतलब संस्मरण में, उसमें मनोविज्ञान भी है, उसमें शिक्षक की एक सकारात्मक भूमिका है, जो एक संबंध है छात्र और शिक्षक का, और जो उसके तथाकथित जो उसकी दुर्बलता है, जिसे समाज दुर्बलता समझता है, उसको आपने कितने बड़े एक मानवीय मूल्य के रूप में उसको देखा। तो वो एक जो दृष्टि है, वो एक शिक्षक की ही दृष्टि हो सकती है। और विधा की दृष्टि से मैं कहूँ तो जो संस्मरण का लचीलापन है, मेरे ख्याल से कोई भी और ऐसी विधा नहीं है साहित्य की जिसमें इतना लचीलापन हो कि उसमें बहुत सारी विधाएं जो हैं वो अंतर्भूत हो जाती हैं। तो ये संस्मरण भी है, और ये पूरी तरह से इसकी संरचना एक कहानी की संरचना भी है। और आप देखिए, अगर तो जो इसकी दृश्यात्मकता है, आप इसको ज्यों का त्यों मंच पर अभिनीत कर सकते हैं। और मैं बीच में सोच रही थी कि ये तो बनी बनाई स्क्रिप्ट है, कोई इस पर अगर लघु फिल्म बनाए तो कितनी खूबसूरत एक फिल्म बन सकती है। तो पूरा एक मुकम्मल जो है संस्मरण, जिसके बहुत सारे आयाम हैं, वो आपने इस अपने छोटे से संस्मरण में जोड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा। बहुत ही खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा दीप्ति जी, बहुत दिनों के बाद आपका लेखन फिर से सुना। हमेशा वैसे मैं पहले सुनती आई हूँ, आज सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और आपने जिस मार्मिक ढंग से उसको दिखाया है वो मन को एकदम हृदय स्पर्शी रहा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप लोग को अच्छा लगा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छा जी, इसके बाद बोल। नहीं मैं भूल गई, क्योंकि इतनी बातें सुन करके मेरा ध्यान भटक गया। आशा ने तो हम सबकी बहुत तारीफ की है, और मैं इसके संचालन की बहुत प्रशंसा करती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी मित्र है, लेकिन मैं निष्पक्ष भाव से भी कहती हूँ कि इसका संचालन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों का परिचय देती है। और ये इसके साथ अच्छा लगता है कि जितना हम लोग शायद पढ़ने में हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, उससे ज्यादा इसको हर रचना सुनने में अच्छा लगता है। तो इसकी सारी सोच बड़ी सकारात्मक है, और इसका सहारा हम लोगों को हमेशा रहा। तो आशा, हम लोगों का तो तुमने सुना, अब मैं चाहती हूँ कि तुमने भी संस्मरण लिखे हैं, तो अपना कोई संस्मरण हम लोगों के साथ साझा करो। मुझे विश्वास है कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद अचला जी, इतना सुंदर आपने संस्मरण पढ़ा, मुझे तो संकोच हो रहा पढ़ने में। तो ये प्रस्तुत है संस्मरण दादाजी के ऊपर। हम लोग अपने परिवार के बारे में संस्मरण लिखते हैं, उसका कारण ये भी है कि हम अपने परिवार के लोगों को कितनी निकटता से जानते हैं, समझते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब हमारे जीवन में मेरे जीवन में दादाजी का महत्व जिस दृष्टि से है, अभी आप इसको सुनकर समझ पाएंगे। तो इसका शीर्षक है दादाजी। स्मृति के तारों की झंकार के तीव्र स्वरों में एक स्वर अत्यंत स्पष्टता से मुखरित हो रहा है। वह स्वर अत्यंत पुराना तो है, पर चिर परिचित भी। वह स्वर है दादाजी का। दादाजी के लिए मेरे मन में आरंभ से अत्यंत श्रद्धा रही है। इसलिए नहीं कि वे कोई महान ज्ञानी थे, समाज सेवी थे, या समाज के किसी उच्च पद पर आसीन थे, वरन इसलिए कि हमारे दादाजी के व्यक्तित्व के रेशे रेशे में, उनके हृदय के कण कण में मात्र एक ही वस्तु थी, प्यार। सरल निश्चल प्यार, ऐसा प्यार जो गंगा की तरह सबके लिए समान रूप से प्रवाहित हुआ,
ऐसा प्यार जो आसमान की तरह सबके लिए छाया, ऐसा प्यार जिसने धरती की तरह सबको सहारा दिया, जिस प्यार में छोटे बड़े, अपने पराए, धनी निर्धन का कोई भी भेदभाव नहीं था। अपने मनस्थल के एल्बम के पुराने बदरंग हुए चित्रों को अपनी स्मरण शक्ति से गहराने का प्रयास करती हूँ। कई चित्र मेरे सम्मुख आते हैं। बचपन में याद है, पास पड़ोस के कई घरों में कई वृद्ध वृद्धाएं प्रातःकाल स्नान ध्यान करके ओम जय जगदीश हरे की स्वर भेदी आरती के पश्चात अपने इष्ट देव को भोग लगाकर ही सुबह का भोजन करते थे। हमारे दादाजी का इष्ट देव को भोग लगाने का तरीका तो सबसे ही अलग था। नहा धोकर जब सुबह वे खाने बैठते तो ताली बजाकर बड़े ही मधुर स्वर में बच्चों को आवाज देते, जिन्ने जिन्ने खाना है आ जाओ। पता नहीं क्या था उस स्वर में कि हम बच्चे जो माँ के अनेक मनुहार करने पर भी खाने नहीं जाते, दादाजी की उस पुकार को सुनते ही सब कुछ छोड़ के गिरते पड़ते उनके कमरे की ओर दौड़ते, जैसे शायद कृष्ण की वंशी सुनकर गोपियां दौड़ती होंगी। दादाजी सभी बच्चों को भोग लगाकर स्वयं खाना खाते, बच्चे भी खुश और दादाजी भी। ऐसे होता था हमारे घर में दिन का आरंभ। और छुट्टी के दिनों में दादाजी सब बच्चों को पार्क ले जाते। पड़ोस के बच्चे भी साथ हो लेते। कोई उनकी उंगली पकड़े, कोई उनकी गोद में और कोई उनके कंधे पे सवार होकर। घर लौटते समय यथाशक्ति बच्चों की फरमाइश भी पूरी करते। किसी को बिस्किट चाहिए, किसी को गुब्बारा चाहिए। घर पहुंचने पर पड़ोस के कुछ गरीब बच्चों का समूह भी हमारे पास आता। इसके पहले वे कुछ मांगे, दादाजी बचे हुए जितने उनके हाथ में पैसे होते सब उनके हाथ में थमा देते। इस समय वे बिल्कुल भूल जाते कि कुछ देर में दादी जब उनसे पैसे का हिसाब मांगेगी तो वो क्या जवाब देंगे। और दादी के नाम से एक और बात याद आई, जैसे यहाँ विदेश में लोग अपनी पत्नी को प्यार से हनी, भारत में भगवान इत्यादि बुलाते हैं, दादाजी जिनके जीवन का मूल आधार ही प्रेम था, वे भी तो कुछ बुलाएंगे अपनी पत्नी को। 50 वर्ष की उम्र में ही वो अपनी पत्नी को बुढ़िया कह के बुलाने लगे और आजीवन बुलाते रहे। प्रेमचंद जी ने लिखा है, वृद्ध लोगों को अपने अतीत की महानता, वर्तमान की दुर्दशा और भविष्य की चिंता से अच्छा विषय बातचीत के लिए कभी नहीं मिलता। लेकिन दादाजी ऐसे नहीं थे। न तो उन्होंने कभी भी अपने माता पिता विहीन बचपन की दुखद बातें करके अपने मन को दुखी बनाया और न कभी भविष्य की चिंता की। वे केवल वर्तमान में ही जीते रहे। ये कितनी बड़ी शिक्षा थी हम लोगों के लिए। वर्तमान का हर पल आनंद के साथ, अत्यंत सहजता के साथ जीने वाला ऐसा प्राणी मैंने दूसरा नहीं देखा। न तो उन्हें राजनीति में दिलचस्पी थी और न घर के पचड़ों में। परिवार के व्यवसाय में वे जाते जरूर थे मेरे बाबूजी के साथ, लेकिन वहां भी काम कम करते और हंसी मजाक ज्यादा करते। अधिकतर समय दादाजी बच्चों में ही मन रमाए रखते, जैसे प्रसन्न रहने का एक रहस्य उन्हें मिल ही गया था। उनके साथ ताश खेलते, कैरम खेलते और स्कूल की बातें सुनते, कहानियां भी सुनते सुनाते। दादाजी को कला और साहित्य का न तो ज्ञान था न परिचय, पर कुछ ऐसा हुआ कि कालांतर में वे प्रेमचंद जी के अनन्य भक्त हो गए। हुआ ये कि जब हम उनकी पुरानी कहानियों से बिल्कुल बोर हो गए तो मुझे उपाय सूझा। मैंने उन्हें प्रेमचंद जी की कहानी सुनाई। मैंने कहा, दादाजी बहुत कहानी सुन ली, अब आज मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। तो मैंने उनकी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर उनको सुनाई। वो कहानी उनको इतनी अच्छी लगी कि वो जब तक मुझसे और कहानी सुनाने का प्रस्ताव करने लगे।
बस मैंने तो लाइब्रेरी से जाके, स्कूल की लाइब्रेरी से मानसरोवर की एक एक करके सारी किताबें लानी शुरू की और उनको कहानी सुनाना शुरू किया। उनका उत्साह देखकर जब मैं मानसरोवर से कहानियां सुनाने लगी तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि उनको कहानी सुनाने का जो अनुभव अत्यंत रोचक था। कहानी सुनाने का अभियान बड़ी शांति से आरंभ होता। जो जो कथा सूत्र आगे बढ़ता, घटनाएं और चरित्र स्पष्ट होने लगती, दादाजी तन्मय हो जाते। कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और मुंह खुला का खुला रह जाता। कहानी के भाव परिवर्तन के साथ साथ उनके चेहरे के भाव भी बदलते रहते। कभी कभी वे भर्राए गले से कहते, सरवा क्या खूब लिखता है। प्रेमचंद जी की प्रशंसा में कई ग्रंथ लिखे गए, कई पीएचडी भी हुई, और ऐसी अभिव्यक्ति शायद ही किसी ने की हो। यही एकमात्र समय था, यदि कोई बच्चा उन्हें टोकता भी तो उससे कहते, चुप रहो। और कभी कभी मैं उन्हें भाव विभोर देखकर कहानी पढ़ना भी भूल जाती और देखने लगती और कहती, दादाजी इसमें रोने की क्या बात है, कोई आदमी मरा वरा थोड़े ही है। पर उन्हें मेरी बाधा बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। कहते, तू आगे पढ़, तू नहीं समझेगी। तब शायद मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता था। एक और मर्मस्पर्शी घटना उल्लेखनीय है। एक बार अच्छी कहानी सुनाने के उद्देश्य से मैं उनके कमरे में गई। जो देखा मैं अवाक रह गई। दादाजी का नौकर छोटू दर्द से कराह रहा था और दादाजी उसके पीठ पर मालिश कर रहे थे। छोटू संकोच से गड़ा जा रहा था और दादाजी उसे समझा रहे थे, नहीं छोटू, इसमें कोई हर्ज नहीं। यह दृश्य देखकर मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा। उनके मन में छोटा बड़ा, अपना पराया, अमीर गरीब के बीच कोई भी भेद न था। यद्यपि उन्होंने स्कूल कॉलेज में कभी कोई बड़ी परीक्षा पास नहीं की थी, पर जीवन की पाठशाला में, प्रेम की परीक्षा में उन्हें कभी कोई जीत नहीं सका था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम को, पढ़े सो पंडित हुए। दादाजी ने उसी ढाई आकर को केवल पढ़ा ही नहीं था, अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर आशा, बहुत बहुत ही मन को छूने वाला तुमने संस्मरण पढ़ा। मैंने पहले भी पढ़ा, लेकिन आज सुन करके और भी अच्छा लगा। और जैसा मैंने कहा था पहले भी कि संस्मरण ऐसा है तुम्हारा कि जैसे अपनी आंखों के सामने उनकी तस्वीर आ जाती। कितना अच्छा उनका व्यक्तित्व था, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा आशा जी। और आपकी उपमाएं जो आपने दी तरह तरह की, वो तो बिल्कुल बहुमूल्य है। बहुत ही अच्छा आपने सारा विवरण दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, प्रेम पूर्ण। धन्यवाद धन्यवाद। आशा जी, दरअसल जो संस्मरण विधा की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है या उसकी खूबी कहें कि जीवन जगत में बिखरे जो जैसे कहते हैं अनाम लेकिन अनमोल जो मोती हैं, उनको चुन चुन कर लाना और उसको इतने खूबसूरत ढंग से सबके सामने प्रस्तुत कर देना। मुझे लगा कि जैसे दादाजी कोई प्रेमचंद की कहानी का ही कोई पात्र हैं जो हमारे सामने आकर साकार हो गए हैं और बिल्कुल साधारण मनुष्य में जो इतना एक गरिमामय व्यक्तित्व है, जो उसकी असाधारणता है, उसको उभारना, जिसे पढ़कर, देखकर, सुनकर मतलब एक मनुष्यता के गौरव पर, उसकी गरिमा पर विश्वास होने लगता है दृढ़, और लगता है कि अच्छा ऐसे भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमारे आस-पास रहे हैं। तो एक वो जो विश्वास जागता है, वो बहुत ही इसका एक वैल्यू एडिशन जिसे कह सकते हैं, संस्मरण में ही ये होता है, क्योंकि हम संस्मरण में क्या है कि क्योंकि हम स्मृतियों को ही आधार बनाकर लिखते हैं और स्मृतियों में वही चीज़ें रह जाती हैं, अटक जाती हैं, जो कि बहुत मूल्यवान होती हैं। जैसे कि हम मीरा कहती हैं कि वो दधि मथ घृत काढ़ लियो, डार दियो छूयो,
या कबीर कहते हैं कि सार सार को गही लहे थोथा देत उड़ाए। तो संस्मरणों में जो भी संस्मरण यहाँ अभी पढ़े गए हैं, तो मैं देखा, या और भी जो संस्मरण लिखते हैं, तो जैसा लगता था कि समय की छन्नी में आपने छान के, जो बहुत ही मूल्यवान है अपने लिए भी और मानव मात्र के लिए भी, उन्हीं प्रसंगों को, उन्हीं चरित्रों को चुनकर हम संस्मरण के माध्यम से जब प्रस्तुत करते हैं, तो एक बहुत बड़ा खजाना साहित्य के पास है, जिसका उदाहरण हम अभी यहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। नमन है आपके दादाजी को भी और आपकी प्रस्तुति को भी, आशा जी। रेखा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे अगर समय दो। मुझे ये भी लगा कि आशा की उम्र उस समय जब ये कहानियां पढ़ती थी या उनसे सुनती थी, क्या रही होगी, छोटे बच्चे की उम्र रही होगी, 10-12 साल। हाँ, लेकिन उस समय में इतना संवेदनशील होना कि जो चीजें बड़े लोग भी शायद नहीं उस तरह से देखते होंगे, जो तुमने देखा उनके स्वभाव के बारे में, उनका बड़प्पन, उसको मतलब अच्छा अपने मन से अच्छा मानना और उसको गुनना, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे के रूप में मैं सोचती हूँ तुमने बहुत कुछ उनसे समझा, तो बहुत बहुत। और आज जब ये इतनी बड़ी हो गई हैं, तो इनके पढ़ने में जो इनके चेहरे का एक्सप्रेशन था, जो भाव था, जो इनका आवाज थी, वो बिल्कुल लग रहा था कोई छोटी बच्ची है जिसके सामने सचमुच अभी उसके दादाजी जीवंत हैं, वो सब घटनाएं अपनी आंखों के सामने देख रही थी। तो ये जो काल का अंतराल पाटता है संस्मरण, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। कितने बच्चे उनके पास जाते थे सप्ताह, मुझे नहीं समझ में आता कि सबको इस तरह से महसूस होता होगा। ये तुम्हारी भावनात्मकता है जिसने तुमको वो दृष्टि दी और तुम सारी बातें देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपकी बातचीत से संस्मरण के कई तत्व, कई गुण हम लोग के सामने आज स्पष्ट हो रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के उत्साह से हम लोग शायद भविष्य में कुछ और भी लिख सकेंगे। और आपकी बात ठीक है कि हम लोग संस्मरण के माध्यम से हम लोग अतीत को जीते हैं, अतीत की बहुत अच्छी अच्छी बातों को, और ये सब संस्मरण हमारी अगली पीढ़ी के लिए धरोहर है। नहीं तो वो समझेंगे कैसे अपने दादाजी को, परदादाजी को। तो अच्छा लगा कि आप आई और हम लोग को बहुत सारी बातें बताई संस्मरण के संबंध में। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच। और अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रचनाएं हम लोग को सुनाएं, और मैं आपके विषय में जरा विस्तार से परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर रेखा उप्रेती, जो आज हमारे सम्मुख है, इतनी अच्छी अच्छी हम लोगों को बातें बता रही हैं। और वे अभी आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में इंद्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमए किया, एमफिल और पीएचडी। इनके शोध का विषय था हिंदी का यात्रा साहित्य। और अभी एक और इनका विषय है जिस पर शोध कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वह है भारतीय साहित्य की संरचना में मिथकों की भूमिका। ये एक बड़ा ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कोई शोध करेगा, पर ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम बड़े उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। तो कभी इस विषय में भी आप जरूर हम लोग के सामने चर्चा कीजिएगा भविष्य में। इसका तो पूरा एक सेशन होना चाहिए। और इन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं और मैंने साहित्य गुंज में इनकी कहानियां भी पढ़ी हैं, बहुत ही सुंदर संवेदनशील कथाएं। और इन्होंने हिंदी का यात्रा साहित्य और भारतीय साहित्य चिंतन नामक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं इनकी, और कई पुस्तकों का सह संपादन भी किया है, जैसे कालजयी हिंदी कहानियां, समय के संग साहित्य तथा हवा की मोहताज क्यों रहूं, ये सह संपादन किया है इन पुस्तकों का। और इसके अलावा इनके संस्मरण साहित्य कुंज में आप लोग पढ़ सकते हैं। और इनके संस्मरणों की विशेषता ये है कि यात्रा विवरण जब उन्होंने किया है, मैंने कई पढ़े हैं, और वो ऐसा लगता है कि जिस देश में वो जाते हैं, जहाँ की यात्रा विवरण लिखती है, हम भी उनके साथ घूम रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छा है, घर बैठे हम स्वीडन की यात्रा कर लेते हैं। और कितना सुंदर प्रकृति चित्रण, और ये जो आत्मीयता जिनके साथ वो रह रही है, घूम रही है, ऐसा लगता है हम भी उनके साथ आत्मीय हो गए। और बहुत ही सुंदर चित्रण, और जैसा उनका शीर्षक बहुत सुंदर है संस्मरण के, जैसे कि
क्षितिज पर ठिठकी सांझ, अब बादलों के घेरे, ऐसा कुछ। मैंने बड़े सुंदर सुंदर, जीता जाता अजायब घर। मुझे तो उनकी ये शीर्षक इतने अच्छे लगे कि पढ़ने की इच्छा करती है। तो अब मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि आप अपना एक कोई प्रिय संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद आशा जी, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। दरअसल मेरा तो बहुत मतलब लेखन के क्षेत्र में भी और आलोचना के क्षेत्र में भी मेरा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। बस ऐसे ही मन की मौज में आकर समझ लीजिए मैंने कुछ संस्मरण लिखे, और मैं आभारी हूँ साहित्य कुंज की कि उन्होंने उन संस्मरणों को इस योग्य समझा और उनको छापा, जिससे कि वो कुछ लोगों तक पहुंच पाए। शैलजा दी ही सूत्रधार थी और सुमन जी ने भी बहुत उदार दिल से उनको स्थान दिया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जब लिस्बन में हुआ था तो वहाँ जाने का मुझे अवसर मिला, और अपनी एक मित्र रेखा सेठी के साथ में गई और वहाँ बहुत आत्मीय जन मिले। फिर कुछ स्वीडन में मेरी दीदी की बेटी रहती थी, वहाँ जाने का अवसर मिला। लेकिन तब मेरी कोई ऐसी योजना नहीं थी कि मैं कुछ इन यात्राओं को शब्दबद्ध करूंगी। मैं बहुत यात्राएं की, पर कभी भी नहीं ऐसा मन में आया। पर लौट के पता नहीं अचानक से मन में क्या उमंग आई कि खुद ब खुद वो हाथ चलने लगे। तो कुछ जो वियना और प्राग के संस्मरण थे वो हिंदी जगत में प्रकाशित हुए, और कुछ साहित्य कुंज में। तो उस यात्रा से लौटते समय का एक छोटा सा संस्मरण है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। लौटती बेर उसका शीर्षक है। विमान में हूँ, जितनी तीव्रता से वह हवा को चीरता आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तीव्र गति से मन पीछे की ओर भाग रहा है। नहीं नहीं, वापस लौट जाने को लालायित होकर नहीं, बीते पलों को लौटा लेने के भावुक विचार से भी नहीं, बस एक नजर पिछले 20 दिनों के सफर को देखने के लिए। इससे पहले फुर्सत किसे थी कि मुड़कर पीछे देख लेने की इच्छा जागती। अभी कुछ देर पहले तक गॉथनबर्ग से फ्रैंकफर्ट तक की हवाई यात्रा में भी मन आगे ही आगे भाग रहा था। अब जब दिल्ली दूर नहीं, बस कुछ ही घंटों के फासले पर खड़ी राह देख रही है, तब पीछे छूट गए शहरों को जादू की झप्पी देने का ख्याल आना लाजमी था। सिनेमा के रील की तरह सारे दृश्य आंखों के आगे घूम रहे हैं। एक एक दिन के कई कई स्मृति बिंब, वियना के आकर्षक चौक चौराहे और सब तरफ बिखरा कलात्मक सौंदर्य, प्राग की अंतहीन खूबसूरत गलियां, किले, महलों, पुलों से झांकती इतिहास की स्मृतियां, और बलतावा नदी पर घिरती सांझ, लिस्बन में मिले संगी साथियों का आत्मीय स्नेह और सम्मेलन की अविस्मरणीय झलकियां, पोर्तो की ऐतिहासिक गलियां, दूरो नदी का सर्पाकार बहाव और टुकटुक की सवारी, सिंत्रा के बेहद खूबसूरत महल, किले और प्राकृतिक परिवेश, कैसकैस को घेरे अटलांटिक का नीला विस्तार, गोथनबर्ग में प्रकृति की विविध छवियां, गिरते बरसते बादल, मचलती हवा में झूमती लताएं, सुनहरी सांझें, रिंगो द्वीप की एकांत दोपहरी, स्टॉकहोम की संकरी गलियों की बेमतलब भटकन, और स्कैनसेन में बिखरी स्कैंडिनेवियन अतीत की झलक। इन नगरों द्वीपों में बिताए एक एक पल की स्मृतियां लहरों की तरह पलट पलट कर मानस पटल को भिगोए दे रही हैं। चलती राह में बटोरी गई यादें भी दस्तक दे रही हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने के लिए टैक्सी, बस, ट्राम, मेट्रो, ट्रेन, स्टीमर, हवाई जहाज जैसे कई वाहनों को सिर्फ माध्यम नहीं बनाया, उनमें जीवन की धड़कनें सुनी। न जाने कितनी अलग अलग नागरिक पहचान रखने वाले मनुष्यों को देखा, अलग अलग संस्कृतियों की गंध महसूस की, कितनी मुस्कुराहटें छुई, कितनी बदकहियों का स्वाद लिया। और वे पदयात्राएं, कहीं भी उतर गए, किसी भी राह पर चल पड़े, बिना यह चिंता किए कि यह किधर ले जाएगी। मीलों तक धरती को अपने पैरों तले महसूस करना, गलियों, सड़कों, फुटपाथों पर, नदियों और सागर किनारों पर, किलों, महलों, संग्रहालयों, चर्चों, बाजारों के गलियारों पर बिना थके चलते और चकित होते। और इन सब हलचलों के बीच भी एक और यात्रा, या कहें अंतर यात्रा, अपने ही साथ, अपने ही भीतर। यात्राएं अंततः कहाँ ले जाती हैं? कहीं भी तो नहीं। वे तो बस हमराही बन साथ हो लेती हैं, और हम खुद से दूर, खुद से जुदा होकर
अपने ही अंतर्मन की किन्हीं अनचिन्ही गुफाओं के द्वार खोल रहे होते हैं। बरसों बरस जिनकी तरफ हम झांक कर भी नहीं देख पाते, वे हमारी आदम उमंगें, दुर्निवार जीवन इच्छाएं ताजी हवा में सांस लेने लगती हैं। भीतर बाहर सब कुछ खुला, खिला और उन्मुक्त। सोच रही हूँ, क्या यह सब सिर्फ 20 दिनों का जादू है? घड़ी की सुइयों में बंधा उसी की चाल से नियंत्रित हमारा जीवन दिन, महीने, साल के चक्रव्यूह में उलझा कब कितना बीत जाता है, इसका एहसास तब होता है जब सब रीतने लग जाता है। मुक्तिबोध की तरह अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया सी छटपटाहट भी नहीं सालती कई बार तो। सब कुछ पूर्व निर्धारित बने बनाए ढर्रे पर बीतता रीतता चला जाता है। मैं भी तो इसी समय सारिणी में रची बसी जीती रही हूँ। मन की उड़ान जितनी भी हो, पांव हमेशा जमीन पर टिकाए। हाँ, उम्मीदों के पंख कभी झड़ने नहीं दिए। क्या पता कब उड़ान भरने का अवसर मिल जाए। और इस बार वह अवसर मिला और खूब मिला। दिशाओं ने बाहें फैला अगवानी की और हवाओं ने पंखों में नई जान भर दी। लगा एक एक दिन में एक एक जीवन जी लिया हो जैसे। यह सब कैसे संभव हुआ? क्या समय रुक गया था? थम गई थी घड़ी की सुइयां, सूरज, चांद, सितारों की गति, दिन, रात, सुबह, शाम का चक्र धीमा हो गया था? तो क्या समय को घंटे, मिनट, सेकंड्स में मापना ही बेमानी है? पीटी उषा जब ओलंपिक्स में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ गई, तब पहली बार विस्मय के साथ साथ यह बोध भी पनपा था कि सेकंड के 100वें हिस्से की भी कितनी अहमियत है। आज अपनी इस यात्रा के अनगिनत पलों के भीतर झांक कर देख रही हूँ तो एक और विस्मय पनप रहा है। सेकंड के 100वें हिस्से में भी कितने कितने गहरे आयाम समाये हो सकते हैं। समय की गति उतनी नपी तुली सीधी सपाट नहीं है शायद जितनी हम समझते हैं। काल के बहुआयामी होने का अर्थ इन्हीं क्षणों के सघन अनुभवों में छिपा है। समुद्र का बूंद में समा जाना, कबीर की इस उलट बांसी इन्हीं संदर्भों में खुलने लगती है। संभव लगने लगता है अगस्त द्वारा समुद्र का आचमन कर लेना, वामन का 3 पगों में 3 लोक समेट लेना, हनुमान का एक छलांग में सागर माप लेना, यशोदा का कान्हा के माटी खाए मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देख लेना। कुछ कुछ वैसे ही जैसे अज्ञेय को दिख गया था। सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इस सफर की एक एक परत उठाकर अभी देख रही हूँ तो लग रहा है जैसे भोर का कोई मीठा सपना हो। मैं अक्सर मजाक में कहा करती हूँ कि मुझे महाकाव्यात्मक सपने दिखाई देते हैं। सचमुच गहरी नींद में सोई मेरी चेतना को एक ही रात में जाने क्या क्या दिख जाता है। परिचित अपरिचित दुनिया भर के लोग, तेजी से बदलते दृश्य, कई स्तरों पर चलते बदलते क्रियाकलाप, देखी अनदेखी जगहें, पल पल परिवर्तित घटनाएं। हाँ, जागने पर सब धीरे धीरे धुंधलाने लगता है। किसी सुखद सपने को याद करना चाहूं तो वह पानी पर बने चित्र की भांति विलीन हो जाता है। केवल कुछ आकारहीन रंग चेतना की नदी में तैरते रह जाते हैं। पर यह तो स्वप्न नहीं है, ठोस यथार्थ है। मैं सफर में हूँ, आज दिल्ली वापस लौट रही हूँ और मेरे मानस पटल पर सारे दृश्य ऐसे सजीव हैं जैसे अभी घटित हो रहे हों। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली की ओर रवाना एयर इंडिया के इस विमान में आज काफी गहमा गहमी है। बहुत सारे भारतीय परिवार छुट्टियां बिताकर वापस देश जा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग दंपति हैं, थोड़े चिंतित और उदास, शायद परदेश में बस गए अपने बच्चों से मिलकर लौट रहे हैं। एक नानी अपनी 2 नातिनों के साथ है। ये दोनों किशोरियां नानी के अनुशासन से नाखुश हैं, पर उनका पूरा ध्यान रखती नजर आ रही हैं। एक अधेड़ महिला अकेली यात्रा पर है। पहनावे से पंजाब के किसी छोटे शहर की सीधी सरल घरेलू महिला लग रही है। एक परिवार हैदराबाद वापस लौट रहा है, एक दल दक्षिण भारत का है और बंबई जाने वाले यात्री भी काफी तादाद में हैं। कमोबेश पूरा भारतीय माहौल एयरपोर्ट की प्रतीक्षा स्थल से ही साथ चल रहा है। मेरे पीछे की सीट पर एक गुजराती परिवार है, माता पिता, बेटा बहू और 5-6 महीने का शिशु जिसे उसकी दादी या माँ लोरी सुलाकर सुलाने की असफल कोशिश कर रही हैं। शिशु यह अकेला नहीं है। आज इस विमान में 6-7 इसी उम्र के शिशु यात्रा कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने भी मिला लो तो कुल 17 बच्चे हैं। सब ने अपने माता पिता के साथ साथ सहयात्रियों को भी जगाने रखने का संकल्प ले रखा है। कुछ रो रहे हैं, कुछ ऊधम मचाना चाह रहे हैं।
मुझे तो खैर सफर में नींद नहीं आती, पर कोई सोना चाहे तो असंभव है। मन पीछे ही नहीं, कभी कभी आगे भी भाग रहा है। 20 दिन बाद घर लौट रही हूँ। परिवार में सबसे मिलने को उत्सुक हूँ, कृतज्ञ भी हूँ सबके प्रति। मेरी अकादमिक यात्रा तो 8-10 दिन में ही पूरी हो जाती, पर सबकी सदाशयता का लाभ उठा मैंने उसकी अवधि दुगनी कर ली, और इस तरह निर्द्वंद्व होकर मैं वह हो सकी जो होना चाहती थी। अब लौट रही हूँ तो खुद को ज्यादा समृद्ध महसूस करते हुए सबको ज्यादा लौटा देना चाहती हूँ वही खुशी और सुकून जो मैंने इस यात्रा में हासिल किया। कुंवर नारायण की पंक्तियां याद आ रही हैं। अच्छा लगता बार बार कहीं दूर से लौटना अपनों के पास। इच्छा होती कि यात्राओं के लिए असंख्य जगहें और अनंत समय हो, और लौटने के लिए हर समय हर जगह एक घर। हाँ, यात्राओं के लिए अभी अनंत जगहें तो हैं। समय भी अगर साथ दे तो फिर कभी झोला उठा चल देने की अनंत इच्छा भी ज्यों की त्यों है। बचपन के वे दिन याद आ रहे हैं जब पहली दूसरी कक्षा में पढ़ती एक बच्ची तख्ती बस्ता लेकर स्कूल जाती तो हर कदम यह सोचकर फूली न समाती कि कितनी धरती पैरों से नाप ली है। पहाड़ी की सबसे ऊंची सतह पर स्थित स्कूल पहुंचने के लिए रोज रास्ता बदल बदल कर खुश होती, जैसे कि धरती का वह टुकड़ा उसी ने खोज निकाला हो। पहाड़ियों से घिरा छोटा सा गांव था वह। एक तरफ चीड़ और देवदार के जंगल, दूसरी तरफ खेत और नदी। उसे लगता बस इतनी भर ही है दुनिया का विस्तार। एक बार परिवार के साथ किसी देवस्थल पर जाने का अवसर मिला। गांव से दिखने वाले दूर के एक पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर वह था मंदिर, एकदम सुनसान और एकांत स्थान पर बना, उपेक्षित सा। तो यह बच्ची जब जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करती वहां पहुंच गई तो दुनिया का एक सत्य उसे तत्काल ज्ञात हो गया। उस ऊंचे शिखर से चारों तरफ के खुले फैले दृश्यों, ढलानों पर टिके गांवों, घने जंगलों और हिम श्रृंखलाओं को देख विस्मित हो उसके मुंह से निकला, बाबा रे, दुनिया कितनी बड़ी है। आज वह बच्ची भी बड़ी हो गई, दुनिया का काफी हिस्सा पैरों से नाप भी चुकी है, पर वह विस्मय अभी भी बरकरार है। आज भी किसी नए शहर में पहुंच यही ख्याल मन में आता है, बाबा रे, दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत भी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम लोग तो मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं, लग रहा है पढ़ती जाएं आप। बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा चित्रण दिया। बहुत सुंदर, इतना सुंदर चित्रण, और आपकी भाषा में कितना कवित्व है। मैंने वो हम लोग सचमुच मंत्र मुग्ध हो गए थे, और कितने कवियों का उल्लेख। और मुझे अच्छा लगा जो आपने समय का कितना सुंदर चित्रण किया, कालखंडों का, समय की गति का। और आपने कहा कि समुद्र का बूंद में समाना, हमको तो लग रहा है छोटे से एक व्याख्यान में आपने बूंद में समुद्र को समा दिया। कितना उसमें अतीत भी है। नहीं, क्या बात कर रही हैं आप, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर, हम बहुत लोग सचमुच मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अब आप लोग और भी कुछ बोलना चाहें? इंदिरा जी, आप कुछ कहिए। नहीं, बहुत गहन आपकी सोच से मैं इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई, और आज का दिन बहुत अच्छा निकला कि आपको सुनने का मौका मिला। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और कितनी अच्छी तरह से इन्होंने बाद में बच्ची के माध्यम से बच्ची ने कैसे दुनिया देखी उसका कितने अच्छा चित्रण किया। बहुत सुंदर लगा मुझे। तो हम लोग को यही लग रहा था कि खत्म ना, आप पढ़ती जाएं। बस बहुत अच्छा लगा। और अब रेखा जी, आपसे एक अनुरोध है कि आपने हम लोगों की रचनाएं भी सुनी, और हम लोगों के हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा तो कई वर्षों से चली आ रही है। महादेवी वर्मा की इतनी सुंदर रचनाएं, और हरिवंश राय बच्चन ने तो 4 ग्रंथों में अपनी रचनाएं लिखी है संस्मरण की। तो आप बताइए, उन दिनों पिछले 50 वर्ष पहले जो रचनाएं लिखी गई है संस्मरण से संबंधित, और आजकल जो लिखे जा रहे हैं, उनमें आपको क्या मूलतः अंतर समझ में आता है? ये हम लोग को कृपया बताएं। आपका बंद है। हाँ। जी जी जी, वैसे तो मेरा सिर्फ यात्रा संस्मरण पर ही काम है, संस्मरणों पर इतनी मेरी जानकारी नहीं है जितना आप लोग ज्यादा जानते हैं। शैलजा दी ने जो प्रारंभ में परिचय दिया वही अपने आप में काफी था। पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि शैलजा दी कह रही थी जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था कि हमने तो अपना महिला दिवस आज ही मना लिया।
तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो यात्रा संस्मरण है, हालांकि भारतेंदु युग से शुरू हुए और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही प्रारंभ में प्रकाशित हुए, लेकिन 1888 में एक महिला श्रीमती हर देवी थी जिन्होंने सबसे पहले अपना यात्रा संस्मरण पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया। उसका शीर्षक था लाहौर की यात्रा। तो ये भी बहुत एक बड़ी बात है कि जो संस्मरणों की यात्रा संस्मरणों की एक पुस्तकाकार रचना है वो एक महिला लेखिका ने लिखी। हालांकि उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अगर यात्रा संस्मरण में देखूं तो बहुत नाम नहीं है महिलाओं के, लेकिन अब मैं देख रही हूँ इस बीच बहुत सारी लेखिकाएं जो हैं वो अपने संस्मरण भी और अपने यात्रा संस्मरणों को भी शब्द दे रही हैं, वाणी दे रही हैं। बाकी जहाँ तक विधा में परिवर्तन का प्रश्न है, वो तो हर रचनात्मक विधा में समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं, तो संस्मरणों में भी हमें वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जो प्रारंभिक संस्मरण है, चाहे वो व्यक्ति चरित्र पर आधारित हो या फिर वो यात्रा के संस्मरण हो, तो तब क्योंकि सूचनाओं का और जानकारी का इतना विस्फोट नहीं था, इतने सारे साधन उपलब्ध नहीं थे, तो जो लेखक देखता था अपने अनुभवों को, उसको बहुत विस्तार से, बहुत उसमें वर्णन भी होते थे, बहुत सारी जानकारियां भी उसमें होती थी। लेकिन अब क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, अब तो दुनिया सबके सामने एक खुली किताब है, हम सब देशों के बारे में भी जानते हैं, बहुत से व्यक्तियों के बारे में जानने के और भी बहुत सारे साधन हैं। तो अब जो संस्मरण है उनमें जो वैयक्तिकता का अंश है, जो हमारी अनुभूतियां हैं, जो निजी अनुभूतियां, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारी वैयक्तिकता है, या उस व्यक्ति के साथ जो हमारी जिस तरह के एक अंतरंगता है, तो बहुत सूक्ष्मता के साथ उस ये एक संवेदनात्मक गहराई और एक वैचारिक ऊर्जा जो है वो उसमें अधिक दिखाई देती है। बाकी शैली में भी परिवर्तन समय समय पर आए हैं, लेकिन एक बात जो प्रारंभ से खासकर संस्मरणों के संदर्भ में कहूँ तो उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो एक तरह से व्यक्ति चरित्र के उन्हीं अंशों को प्रकाशित करता है जो सचमुच मूल्यवान है, जो हमें लगता है कि हाँ ये जो है व्यक्तित्व। देखिए पहले जो संस्मरण लिखे गए वो या तो साहित्यकारों ने लिखे या वो किन्हीं महापुरुषों या किन्हीं साहित्यकारों के जीवन पर या उनके चरित्र पर लिखे गए। लेकिन आज हम देखते हैं कि लिखने वाले भी, हम में से कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील है, जिसको भाषा बरतने का शौक है, वो बहुत खूबसूरत संस्मरण लिख रहा है और अपने जीवन के से जुड़े हुए जो सामान्य व्यक्तित्व भी हैं, जिनके चरित्र में कुछ विशिष्टताएं हैं, उन सबको भी संस्मरणों के माध्यम से वाणी दी जा रही है। एक दूसरी बात की संस्मरण विधा पहले मतलब लिखी गई, बहुत कम लेखकों को हम जानते हैं कि हाँ महादेवी वर्मा ने बहुत अच्छे संस्मरण लिखे या राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा संस्मरण लिखे। उतनी लोकप्रिय विधा या एक तरह से अन्य गतिविधाओं के खाते में ही इन विधाओं को डाला जाता रहा। लेकिन आज देखिए लिखे भी बहुत जा रहे हैं संस्मरण, तो संस्मरण पढ़ने वालों की भी कमी नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो कहानियों या कविताओं में उतनी रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन संस्मरण जब उनके सामने आता है तो वो पढ़ते हैं और बहुत रुचि से पढ़ते हैं। तो ये एक इस विधा की शक्ति है कि वो उसके पाठक वर्ग भी बहुत है। तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा। अब हम लोग अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं। अब शैलजा जी से अनुरोध है कि वो कुछ कहें समापन की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और इंदिरा जी, अचला जी और रेखा जी के संस्मरण बहुत ही सुंदर रहे। मैं आप लोगों की इस बातचीत से ये सोच रही हूँ कि हम कितने अधिक समृद्ध हुए। रेखा जी ने जो बात कही अपने संस्मरण में कि ये संस्मरण जो है वो नश्वरता के दाग से हटे हुए संस्मरण होते हैं, और ये नश्वरता का दाग इसलिए नहीं रहता जैसे बाबूजी के माध्यम से या दादाजी के माध्यम से। पॉल अब बच्चा वो बड़ा हो गया होगा, कितने ही वर्षों का होगा, लेकिन वो बचपना जैसे स्थिर हो गया इस संस्मरण में। और वैसे ही उन्होंने कहा कि वह सब हो जाना मैं वह हो सकी जो होना चाहती थी। तो हम कई बार जब संस्मरण लिखते हैं, मुझे लगता है कि हम वो सब उन खूबियों को, उन बातों को लिखते हैं जो हम खुद में अपने आसपास में टटोलना चाहते हैं या खुद में देखना चाहते हैं। कि हम बाबूजी के माध्यम से 80 वर्ष में भी हम चित्रकला को सीखना चाहते हैं, हम वो जीवंतता अपने में भरना चाहते हैं। हम दादाजी के माध्यम से वो सरलता
और वो समानता, सबके प्रति भाव, जो समान भाव है, समान प्रेम है, वो उसको अपने भीतर हम लाना चाहते हैं। पॉल के माध्यम से हम वही एक सहज मनुष्यता और एक कृतज्ञता का भाव लाना चाहते हैं, और रेखा के माध्यम से हम विमानों में चढ़कर दुनिया की धरती को नापना चाहते हैं, और उस सांझ की ललाई को और घास की एक तिनके को, गेहूं की बाली को हम समझना चाहते हैं। वो सारी बातें संस्मरणों के माध्यम से आती हैं, और आप लोगों के संस्मरणों को बहुत सब लोग पसंद कर रहे हैं, जो देख रहे हैं उन सब का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर सुमन घई जी थे, हर्ष बाला हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज से, दिव्या माथुर जी का बहुत धन्यवाद, अमीषा अनेजा जी हैं, अंबिका हैं, विनीता कांबरी हैं, अरुणा गुप्ता जी जो हमारी मैम है और आ भी चुकी है, वो बहुत तारीफ कर रही है, कह रही है कि बहुत कुछ समाहित है इन संस्मरणों में। मानुषी हैं, पूनम बख्शी जी, रवि बर्मन जी हैं, मंजू भटनागर जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमीषा जी लिख रही हैं कि आप सब लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने इतने सुंदर संस्मरण साझा किए। वस्तुतः पुराने समय में जो संस्मरण लिखे गए वो महापुरुषों के, लेकिन विश्वसनीयता के कारण, रेखा ने जो एक बात कही, रेखा जी ने, कि ये आजकल ज्यादा पढ़े जाते हैं। पहले के समय में इनको आत्मकथाओं के रूप में देखा जाता था, क्योंकि ये आत्मकथा का एक हिस्सा है। बाबूजी जैसे इंदिरा जी की आत्मकथा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दादाजी आपकी आत्मकथा का हिस्सा है, लेकिन ये एक हिस्सा है और उनमें आप अपने से हट करके उनको देख रहे हैं, तो इसलिए बाद में चलकर संस्मरण को अलग विधा के रूप में देखा गया। लेकिन उस आत्मकथा की विश्वसनीयता लोगों को इतना बांधती है कि कहानियों की अविश्वसनीयता से हटकर लोग संस्मरणों की विश्वसनीयता में जानना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, और 1888 की कहानी हो या बाद की चीजें हो, उन सबको देख करके उस संस्कृति और परिवेश को समझना चाहते हैं। हमारा ये सांस्कृतिक साहित्यिक परिवेश इसी तरह से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, आप सब लोगों का सानिध्य मिलता रहे, और जो लोग अभी देख रहे थे जुड़ पाए, और जो लोग बाद में भी जुड़ेंगे हमारे साथ, हम उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आप सभी वक्ताओं को, विशेष तौर से रेखा जी को जिनके यहाँ रात हो चुकी है, हम लोगों का दिन शुरू हो रहा है, 3 लोगों का, बहुत धन्यवाद देते हैं। अचला जी आपका, इंदिरा जी, आशा जी आपका, और रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ सके। ऐसे ही धन्यवाद शैलजा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शैलजा को बहुत बहुत धन्यवाद इतना आयोजन करने का, और हम बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलना हो गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मनु और संदीप जी को भी, जिन्होंने हम लोगों को, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मैं उन सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो जिनका सहयोग हमें बराबर मिलता है। संदीप जी हमारे इधर जूम से जुड़े हुए थे, और पूनम चंद्रा मनु जी उधर फेसबुक से जुड़ी हुई थी, उन दोनों का धन्यवाद। साथ ही अक्षरम भारत, वैश्विक हिंदी परिवार, कविताई सिंगापुर, और दिव्या माथुर जी की संस्था वातायन से उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। साहित्य कुंज का धन्यवाद करती हूँ, और जो भी अन्य मीडिया संबंधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे इन कार्यक्रमों को फेसबुक और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबका दिन और शुभ रात्रि और शुभ दिन। तुम्हें शुभ दिन। धन्यवाद। धन्यवाद।